नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा और लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ईरान और इज़राइल के बीच का तनाव। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इस पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं। और देखिए, ये कोई मतलब आमने-सामने की जंग नहीं है। ये ज़्यादातर पर्दे के पीछे चलता है। प्रॉक्सी गुट हैं, साइबर हमले हैं, खुफिया ऑपरेशंस और ज़ुबानी जंग तो खैर है ही। हमारा मकसद सीधा-सा है, इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है, उसके ज़रिए ये समझने की कोशिश करना कि इस टकराव की जड़ें कहाँ हैं, असली वजहें क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस वैचारिक और राजनीतिक दुश्मनी की। इसकी शुरुआत होती है 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति से। उस क्रांति के बाद ईरान में जो नया शासन आया, उन्होंने इज़राइल को मतलब एक नाजायज़ देश ही घोषित कर दिया और फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन उनका एक तरह से मुख्य एजेंडा बन गया। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कई स्रोत बताते हैं, कि ईरान आज तक इज़राइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता ही नहीं देता। हाँ, बिल्कुल। और यही यही वैचारिक टकराव है जो इज़राइल की नज़र में ईरान को एक बहुत बड़ा मतलब अस्तित्व के लिए खतरा बनाता है। इज़राइल सिर्फ ईरान की बयानबाजी से ही परेशान नहीं है, बल्कि वो जो गुट हैं इज़राइल के खिलाफ सक्रिय, उनको जो ईरान से समर्थन मिलता है, उससे भी इज़राइल को बहुत ज़्यादा चिंता है। और ये डर सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये उनकी सुरक्षा रणनीति का कह सकते हैं एक अहम हिस्सा बन गया है। और इसी वैचारिक नींव पर एक और बड़ा मुद्दा खड़ा होता है, वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हम्म। इजराइल को यह डर हमेशा सताता है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है या बना सकता है। हम्म। और जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो उसका निशाना इजराइल ही होगा। हम्म। शायद इसलिए इजराइल ने 2015 के ईरान परमाणु समझौते का, जिसे JCPOA कहते हैं, हाँ, JCPOA। उसका इतना जोरदार विरोध किया था। वो समझौता तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए था, है ना? बिल्कुल। और इज़राइल का विरोध सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं था। कई स्रोत तो इस तरफ इशारा करते हैं कि इज़राइल ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को धीमा करने के लिए मतलब कई गुप्त कार्रवाइयां भी की हैं। हम्म, इसमें साइबर हमले शामिल हैं और यहाँ तक कि ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याओं के आरोप भी लगे हैं। हालांकि इज़राइल इन बातों की पुष्टि कभी नहीं करता। अच्छा। और ये जो परमाणु तनाव है ना, ये सिर्फ इन दो देशों के बीच की बात नहीं रह जाती। ये पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा और जो शक्ति संतुलन है, उसको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। हर देश को अपनी चाल इसके हिसाब से चलनी पड़ती है। बिल्कुल। और यहीं से देखिए तीसरा पहलू सामने आता है, प्रॉक्सी युद्ध, मतलब दूसरों के जरिए लड़ी जाने वाली लड़ाई। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ईरान बड़े पैमाने पर इज़राइल के जो पड़ोसी देश हैं, वहां सक्रिय गुटों को हथियार देता है, पैसा देता है, ट्रेनिंग देता है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, हिज़्बुल्लाह, हाँ। गजा में हमास और इस्लामिक जिहाद हैं, फिर सीरिया और इराक में भी शिया मिलिशिया गुट हैं। ये सिर्फ हथियार देना नहीं है, ये तो एक पूरा नेटवर्क बनाने जैसा है। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, इन प्रॉक्सी गुटों पर ईरान का कितना कंट्रोल है, इस पर स्रोतों में भी थोड़ी अलग-अलग राय मिलती है। कुछ मानते हैं कि ये पूरी तरह ईरान के इशारे पर चलते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इनके अपने लोकल एजेंडे भी होते हैं और ये हमेशा ईरान की हर बात नहीं मानते। अच्छा, ये भी एक पहलू है। हाँ, फिर भी ये गुट ईरान के लिए इजराइल पर दबाव बनाने का एक बहुत अहम जरिया तो है ही। और जाहिर है, इजराइल भी चुप नहीं बैठता। इजरायली सेना क्या करती है? वो नियमित रूप से सीरिया में, कभी-कभी लेबनान में भी ईरानी ठिकानों को निशाना बनाती है। हथियारों के जो काफिले होते हैं या प्रॉक्सी गुटों के नेता, उनको टारगेट किया जाता है। मकसद साफ है, ईरान को अपनी सरहदों के पास सैन्य तौर पर मजबूत होने से रोकना। और ये प्रॉक्सी गुट भी जवाब देते हैं। हाँ, वो भी इजरायली इलाकों पर रॉकेट दागते हैं, ड्रोन हमले करते हैं। ये चलता रहता है। तो ये प्रॉक्सी युद्ध एक तरह से देखा जाए तो दोनों देशों को सीधे टकराव से बचाता भी है शायद, लेकिन ये उनको एक दूसरे को कमजोर करने का मौका भी देता है। पर ये खेल बहुत खतरनाक है, क्योंकि सीमा पर लगातार अस्थिरता बनी रहती है और ये कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता है, जैसा हमने कई बार देखा भी है। सही कहा। और ये सीधे तौर पर जुड़ा है उस लड़ाई से जो क्षेत्रीय दबदबे के लिए है। बिल्कुल। दोनों ही देश मध्य पूर्व में अपना असर बढ़ाना चाहते हैं। ईरान खुद को अमेरिका और इजराइल विरोधी ताकतों का लीडर दिखाना चाहता है। वो इसे प्रतिरोध का अक्ष या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें सीरिया है, हिजबुल्लाह है और भी गुट हैं। दूसरी तरफ इजराइल है, जो ईरान को रोकने के लिए अमेरिका के साथ तो है ही, अब तो कुछ खाड़ी के अरब देशों के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। जैसे UAE है, सऊदी अरब के साथ भी नज़दीकियां बढ़ी हैं।
स्रोत ये भी बताते हैं कि इसमें खुफिया जानकारी साझा करना भी शामिल है। तो ये सिर्फ कोई सैन्य या परमाणु टकराव नहीं रह गया है। ये लड़ाई इस बात की है कि भविष्य में इस क्षेत्र को कौन अपने हिसाब से ढालेगा। हर कदम, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री, वो इसी बड़े खेल का एक हिस्सा है। और हाल ही की कुछ घटनाओं ने तो इस प्रॉक्सी युद्ध को एक नए और कह सकते हैं कि ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। 2023 का जो गजा युद्ध हुआ, उसके बाद ईरान समर्थित गुटों के हमले तेज हो गए थे। लेकिन अप्रैल 2024 में जो हुआ वो तो अभूतपूर्व था। दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एक हमला हुआ, माना गया कि इजराइल ने किया है। हाँ, संदिग्ध इजरायली हमला। उसके बाद ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल की धरती पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागीं। स्रोतों के मुताबिक ये ईरान का अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला था। हाँ, ये दशकों पुरानी जो दुश्मनी चली आ रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ था। प्रॉक्सी के पीछे छिपकर लड़ने के बजाय सीधे आमने सामने आना। हालांकि हुआ ये कि इजराइल और उसके सहयोगियों ने ज्यादातर हमलों को तो नाकाम कर दिया और इजराइल ने भी ईरान के अंदर एक सीमित सा जवाबी हमला किया। लेकिन इसने ये जरूर दिखा दिया कि अब सीधी टक्कर भी मुमकिन है। और इसने पूरे क्षेत्र को, बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया कि क्या ये किसी बड़े युद्ध की शुरुआत तो नहीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने शायद इसे उस वक्त तो रोक दिया, पर तनाव तो बना ही हुआ है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ रखें, तो ईरान इजराइल तनाव के जो मुख्य स्तंभ नजर आते हैं वो है, एक तो गहरी वैचारिक दुश्मनी है ना, दूसरा ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर इजराइल का गहरा डर, तीसरा प्रॉक्सी गुटों के जरिए चलने वाला ये अंतहीन अप्रत्यक्ष युद्ध, हाँ, चौथा पूरे मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़, और अब पांचवां सीधे सैन्य टकराव का बढ़ता हुआ खतरा। ये एक बहुत ही जटिल जाल है जिसके धागे पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में जरूर आ रहा है कि दशकों तक ये प्रॉक्सी युद्ध चला और अब जब सीधी टक्कर की नौबत आ गई, तो क्या ये दुश्मनी अब किसी नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो रही है? और जो क्षेत्र में गठबंधन बदल रहे हैं, वो इसे किस दिशा में ले जा सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।